डिफरेंस आप समझ के देख रहे थे क्या, मनी बिल यानी कि धन विधेयक, ये नोट कर लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लो आपके धन विधेयक और वित्त विधेयक, इनमें एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लो। पैसा खर्च करने, ठीक, या पैसा कमाने से रिलेटेड आपके कोई भी बिल, ये या तो होता है मनी बिल और या फिर होता है आपके क्या, फाइनेंस बिल। दोनों में डिफरेंस अभी हम देखेंगे। मनी बिल, मनी बिल की अगर हम बात करें तो बिल रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम, यानी कि इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड कोई बिल जिसमें आपके ये 6 प्रोविजन हो, 6 या 6 में से कोई एक, कोई भी एक हो सकता है इनमें से। ठीक, तो मनी बिल आपके होगा कौन सा, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड कोई भी बिल जिसमें आर्टिकल 110 से रिलेटेड आपके 6 में से कोई एक प्रोविजन हो। ये सारे प्रोविजन किस आर्टिकल में दिए गए हैं, 110 में, और साथ में उसको वेरीफाई कर दिया जाए लोकसभा स्पीकर के द्वारा, तब कोई बिल बनेगा आपके मनी बिल। तो यहां कंडीशन क्या हुई, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड, इनमें से कोई एक प्रोविजन प्लस सर्टिफाइड बाय लोकसभा स्पीकर। ठीक, तो अब प्रोविजन आपके कौन कौन से, किसी भी टैक्स को इंपोज करना, टैक्स को एबोलिश करना, या टैक्स को रेगुलेट करना, मतलब दरों को ऊपर नीचे करना। ठीक है, तो टैक्स लगाना, टैक्स समाप्त करना, या टैक्स को क्या करना, रेगुलेट करना, ये मनी बिल के अंतर्गत आएगा। गवर्नमेंट डेब्ट, सरकारी उधार। ठीक, इसके अलावा इनकम एक्सपेंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड, मतलब भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिक निधि से आपके इनकम या एक्सपेंस। इसके बाद एप्रोप्रिएशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, मतलब संचित निधि से कौन सा व्यय किया जाना है ये डिसाइड करना। ठीक है, इसके अलावा चार्ज एनी एक्सपेंस ऑन कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि पर आपके, ठीक, किसी व्यय को भारित व्यय घोषित करना, ये क्या होता है अभी आगे बताएंगे हम। और इसके बाद में आपके ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षा। तो दूसरे शब्दों में अगर हम आपके देखें तो ऐसा कोई भी बिल जो इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड हो और आर्टिकल 110 की किसी एक शर्त को पूरा करता हो इनमें से, और साथ में आपके लोकसभा स्पीकर उसे सर्टिफाई कर दे, तब आपके वो बिल बनेगा मनी बिल। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां समझना मनी बिल। अब ठीक है, तो मनी बिल को आपके लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है किसकी परमिशन के बाद, प्रेसिडेंट। अब कोई भी आपके बिल मनी बिल है या नहीं है, सर्टिफाई कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा स्पीकर ने सर्टिफाई कर दिया दिस इज ए मनी बिल, कर दिया तो अब लोकसभा इस मनी बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, बिल गया आपके राज्यसभा के पास, बट राज्यसभा हैव नो पावर ऑन मनी बिल। राज्यसभा क्या कर सकती है कि इस बिल को मैक्सिमम 14 दिन तक होल्ड कर सकती है। ठीक, या तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा पास कर दे, और पास ना भी करे तो 14वें दिन ये बिल ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा। इसका मतलब राज्यसभा के पास मनी बिल पे कोई पावर नहीं होती, और मनी बिल के ऊपर जॉइंट सिटिंग का भी कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक, तो इसको नोट कर लो। तो फाइनेंस बिल यानी कि आपके वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक की अगर हम आपके बात करें तो 3 कैटेगरी का होता है आपके वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक भी इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, यानी कि वित्त विधेयक आपके आर्टिकल 110 से रिलेटेड आपके कोई भी प्रोविजन आपके, ये भी एक प्रकार का वित्त विधेयक होता है। ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 के फाइनेंस बिल में आपके क्या है कि कोई आर्टिकल 110 से रिलेटेड प्रोविजन हो, जो 6 दिए थे ना अभी, उसके साथ एक आध प्रोविजन कोई और जोड़ा हो। और कैटेगरी 2 के फाइनेंस बिल का मतलब यह है कि बे इनकम एक्सपेंस के प्रोविजन जिनमें 110 से एक भी प्रोविजन ना हो, 110 के अलावा हो ये। ठीक, तो फाइनेंस बिल आपके ये भी इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां 3 कैटेगरी के फाइनेंस बिल होते हैं। एक मनी बिल, मनी बिल मतलब जिसमें आर्टिकल 110 से रिलेटेड प्रोविजन हो, और इसमें आपके जो सुप्रीम पावर होगी वो हमेशा लोकसभा होगी। याद रखना कि ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल। ठीक, समस्त धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, लेकिन समस्त वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। अब नेक्स्ट फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, ऐसा कोई आपके बिल जिसमें एक तो आर्टिकल 110 की कोई एक कंडीशन डली हो, साथ में कोई अदर कंडीशन डली हो। दूसरा फाइनेंस बिल कैटेगरी 2, मतलब इनकम एक्सपेंस रिलेटेड तो है, लेकिन आर्टिकल 110 की एक भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए। आर्टिकल 110 की कंडीशन है तो मनी बिल, नहीं है तो फाइनेंस बिल कैटेगरी 2, और आर्टिकल 110 की कंडीशन के साथ कुछ और कंडीशन भी है तो फाइनेंस बिल कैटेगरी 1। तो फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 आपके ये बिल भी प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद कहां इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में। ठीक है,
तो फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 का कौन सा बिल होता है जिसमें मनी बिल से रिलेटेड कोई कंडीशन है, आर्टिकल 110 से रिलेटेड और कोई अदर कंडीशन है। तो जैसे ही कोई अदर कंडीशन लोकसभा स्पीकर देखेगा वैसे ही कहेगा दिस बिल नॉट अ मनी बिल, बिल उठा के कन्वर्ट हो गया फाइनेंस बिल कैटेगरी 1। यहां आ गया ये बिल, ठीक है। अब फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 आपके इंट्रोड्यूस लोकसभा में हो गया, और जैसे ही आपके वो लोकसभा स्पीकर कहेगा ये धन विधेयक नहीं है, ये वित्त विधेयक है कैटेगरी 1 का, तुरंत ये बिल कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी बिल में, और अब उसी तरीके से पास होगा जैसे ऑर्डिनरी बिल पास होता है। मतलब लोकसभा से भी पास होना जरूरी है सिंपल मेजोरिटी से, राज्यसभा से भी, ठीक है। अगर कन्फ्लिक्शन हुआ तो यहां ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, ठीक है। मैं भी बुलाया जा सकता है फाइनेंस बिल में, ठीक। तो कैटेगरी 2 का फाइनेंस बिल इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड तो है, लेकिन आर्टिकल 110 की एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता। तो इस बिल की खास बात है ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होगा, इसे लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस करो, दोनों हाउस से आपके पास होना ये जरूरी है। अगर कन्फ्लिक्शन हुआ तो यहां भी ज्वाइंट सिटिंग आ सकती है। तो ये ऐसा विधेयक जो संविधान में संशोधन करने से रिलेटेड हो। संविधान संशोधन विधेयक की खास बात है इसे भी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब याद रखना कि इस विधेयक पर दोनों सदन का एग्री होना जरूरी है, मतलब ये विधेयक दोनों सदन से पास होना जरूरी है। अगर ये दोनों सदन से पास नहीं हुआ तो यहाँ ज्वाइंट सिटिंग वगैरह कुछ नहीं आएगी, ये विधेयक ही हमेशा के लिए निरस्त हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि इफ एनी कन्फ्लिक्शन ऑन दिस बिल बिटवीन बोथ हाउस बिल लैप्स, यानी कि प्रस्ताव निरस्त। तो प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की आपके प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपके आर्टिकल 368 इसमें आपके वर्णित है। 3 तरीके से आपके संविधान में संशोधन हो सकता है। पहला तरीका बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद अपने साधारण बहुमत से भी संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ऐसे कौन से आपके प्रोविजन है? सिंपल मेजोरिटी का मतलब 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जैसे कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 169 सिटीजनशिप, यानी यहां सिंपल मेजोरिटी से आपके अमेंडमेंट हो सकता है। फिर बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है कहां? फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ठीक है। इसके बाद आपके अब ये मेजोरिटी देखना बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब 2/3 ऑफ पी एंड बी, साथ में आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं उसे पास करें। इस वाली मेजोरिटी का यूज कहां होता है? फेडरल फीचर को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रोविजन अगर संविधान में संशोधन के बाद लाया जाएगा तो उसमें ये मेजोरिटी चाहिए। ये कोई भी ऐसा फीचर जो सेंटर स्टेट रिलेशन को प्रभावित करता हो, जैसे कि आपके जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंटर स्टेट रिलेशन को प्रभावित करता है, ठीक। फिस्कल फेडरलिज्म को प्रभावित करता है, तो इस मेजोरिटी से पास होके आपके जीएसटी आया था, ठीक है। इस राज्य 14 से ज्यादा की विधानसभाएं कर दें, ठीक है। अब इसमें स्पेशली कोई वो नहीं है, और 2 30 का है, एक जे एंड के 31, अब 31 में 16 चाहिए। तो लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, तो पार्लियामेंट का पहला काम तो था बिल से एक्ट बनाना, ठीक, संविधान में संशोधन करना, और अगला काम है आपके क्या? एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करना। तो पार्लियामेंट के पास एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की कौन कौन सी आपके मेथड्स होती है, अब इसे देख लें। पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव कंट्रोल की आपकी कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से पहली मेथड है आपके क्वेश्चन ओवर प्रश्नकाल। प्रश्नकाल आपके पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज का फर्स्ट ओवर होता है, सुबह 11 बजे से संसद लगना शुरू होती है, तो 11 बजे से 12 बजे तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ओवर, ठीक है। इसमें आपके कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछता है, किससे? मिनिस्टर से। मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके मंत्रालय में क्या चल रहा है, ठीक, क्या उसका विभाग कर रहा है, क्या पब्लिक वेलफेयर के लिए हो रहा है, कुछ कमियां पेशी तो नहीं है, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्टर से। पूछता कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब ये तीनों क्वेश्चन में आपके अंतर क्या होता है ये समझ लो। तो नेक्स्ट याद रखना स्टार्ट क्वेश्चन यानी कि तारांकित प्रश्न। अब स्टार्ट क्वेश्चन में आपके क्या होता है? किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखा और उसके ऊपर एक स्टार का मार्क लगा दिया, ठीक, ये हो गया स्टार्ट क्वेश्चन। इसका मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस क्वेश्चन का जो जवाब चाहिए वो कैसा चाहिए? ओरल, मौखिक, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब एक के पीछे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ठीक। अब यहां याद रखना दूसरा अनस्टार्ड क्वेश्चन, पेपर के ऊपर क्वेश्चन लिखा उस पर कोई मार्क नहीं लगाया तो अनस्टार्ड क्वेश्चन। इसका मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका जवाब कैसा चाहता है? रिटर्न, लिखित, ठीक है। और यहां सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। अब यहां जब हम ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमने ये क्वेश्चन 1 तारीख को पूछा है तो मंत्री इसका जवाब 10 तारीख के बाद देगा, मतलब 10 दिन का टाइम देते हैं मंत्री को।
लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 दिन से पहले आपको जवाब चाहिए हो, तो उन्हें रखते हैं हम शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की कैटेगरी में। ठीक है, ये सामान्यतः होते हैं स्टार्ट, क्योंकि 10 दिन के अंदर जवाब तैयार करना है तो ओरली जवाब ही यहां दिया जाता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आपके वे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका रिप्लाई 10 दिन के अंदर चाहिए होता है। ठीक है, कि आपके शून्यकाल, तो ये 12 बजे से 1 बजे के बीच का टाइम रहता है। ठीक है, दूसरा याद रखना है कि 0 ओवर में भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और भारत में आपके ये 1962 से शुरू हुआ था। दूसरा, पूरे विश्व की पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज में 0 ओवर का प्रोविजन सिर्फ इंडिया के अंदर है। ब्रिटेन के अंदर 0 ओवर जैसा कुछ भी नहीं होता, वहां सिर्फ क्वेश्चन ओवर होता है। ठीक, ये ओवर के बाद अगला कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण की अगर हम बात करें तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके होता क्या है, मान लिया कि कोई पब्लिक इंपोर्टेंस का इशू है आपके, यानी कि लोक महत्व का मुद्दा। ठीक है, अब किसी लोक महत्व के मुद्दे को किसी मंत्री के सामने पार्लियामेंट में उठाना हो तो उसके लिए लाया जाता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि 2-3 महीने में 3-4 ट्रेन दुर्घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किस मंत्री के ध्यान को आकर्षित किया जाएगा, रेलवे मिनिस्टर। या 3-4 आतंकवादी घटना हो जाए तो अब किस मिनिस्टर से जवाब लिया जाएगा, होम मिनिस्टर। ठीक, क्या आपका सिस्टम कर क्या रहा है। तो किसी पब्लिक इंपोर्टेंस के मैटर को आपके उठाना किसके सामने, मंत्री के सामने, उसके लिए लाया जाता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। दूसरा, आपके हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे की बहस। आधे घंटे की बहस से आपके तात्पर्य क्या होता है कि मान लिया पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पर पहले बहस हो चुकी है, ठीक, लेकिन किसी एमपी को कोई डाउट है उसमें, तो उसके डाउट को सॉल्व करने के लिए वो स्पीकर से आधे घंटे की बहस का आयोजन करा सकता है। ठीक, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हम प्रेसिडेंट टॉपिक आपको समझा चुके हैं, अब मान लिया आपको डाउट है कि प्रेसिडेंट में कोई इलेक्शन में डाउट है या किसी भी टॉपिक में उसके, तो आप कहो सर आधे घंटे का एक लेक्चर उस टॉपिक के लिए रख दो, तो ये होता है आधे घंटे की बहस। अब एक होता है आपके 2 घंटे की बहस, 2 आवर डिस्कशन। ठीक है, 2 आवर डिस्कशन का मतलब किसी नए मुद्दे पे आपके पार्लियामेंट की सारी गतिविधि रुक के बहस कराना। ठीक, जैसे एक क्लास चल रही है, अचानक से आप लोग कहो कि सर ये श्रीलंका में संकट आया, ये क्या, एक दिन ये समझा दो, 2 घंटे की क्लास इस पे ले लो, तो इसका मतलब आपके क्या हुआ, 2 आवर डिस्कशन। स्थगन प्रस्ताव क्या है, कॉलिंग अटेंशन से ही मिलता जुलता है एडजॉर्नमेंट मोशन। किसी लोक महत्व के मुद्दे पर अगर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है तो कॉलिंग अटेंशन मोशन, और पूरी पार्लियामेंट के सामने उठाना है वो मुद्दा तो एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन में किसी लोक महत्व के मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा कराई जाएगी आपके। ठीक, जैसे सरकार एग्रीकल्चर बिल लेके आई, लोगों को नहीं पसंद, आंदोलन हो रहा है आज, जैसे फॉर एग्जांपल अग्निवीर वाले मुद्दे पे आंदोलन हो रहा है, तो उठा के आपके क्या किया जाएगा कि कोई एमपी कहेगा एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाए, अब इस पर चर्चा होगी, तो पार्लियामेंट की सारी कार्यवाही रोक दी जाएगी और उस टॉपिक पर चर्चा होगी जिसके लिए इस बिल को लाया गया है। ठीक है, अब एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है और इसे लाने के लिए 50 एमपी का समर्थन जरूरी है, और अगर एडजॉर्नमेंट मोशन आपके लाने की परमिशन मिल गई तो लोकसभा की सारी कार्यवाही रुक जाएगी और सिर्फ उसी मुद्दे पर चर्चा होगी जिस मुद्दे पर इसको लाया। सेंसर मोशन यानी कि निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव आपके क्या होता है, ठीक, किसी मिनिस्टर ने आपके इंडिविजुअली कोई स्टेटमेंट दे दिया, कई बार मंत्री दे देते ना, ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जैसे सरकार फंस जाए बीच में, ठीक, या स्पोक पर्सन दे देता है पार्टी का, ठीक, जैसे अभी नुपुर शर्मा ने दे दिया, पूरी पार्टी फंस गई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके किसी मंत्री ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि सरकार पर ही बात बनाई, ठीक, तो किसी मंत्री के आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट या उसकी आलोचना करने के लिए पार्लियामेंट में लाया जाता है सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव, कि आपको स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, ये गलत था। ठीक है, तो अब हम आपके देखें आगे। अब इसका कोई मतलब नहीं है सिर्फ निंदा ही कर सकते मंत्री की, अगर ये पास हो भी जाए तो मंत्री रिजाइन देने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक, अब इसके बाद में थैंक यू रेजोल्यूशन यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव। अब थैंक यू रेजोल्यूशन क्या होता है, जनरल इलेक्शन के बाद और हर साल के पहले सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। ठीक, अब प्रेसिडेंट आपके पार्लियामेंट में आ रहा है तो प्रेसिडेंट ने जो स्पीच दी है उस स्पीच के ऊपर आपके थैंक यू रेजोल्यूशन लाया जाता है कि आप पार्लियामेंट में आए इसके लिए धन्यवाद। ठीक, बाकी इसका और कोई ऑब्जेक्टिव